हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब पहली कविता भारत महिमा पढ़ेंगे। महिमा अर्थात गुणगान, बखान। इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रिय विद्यार्थियों, यह कविता जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। आप हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आप केवल कवि ही नहीं हैं, आप बहुत बड़े कहानीकार भी हैं। आप नाटककार बहुत बड़े हैं। आपके नाम से ही नाटक युग की शुरुआत हुई। साथ में ही आप उपन्यासकार भी बहुत बड़े हैं। आपके द्वारा लिखी गई कामायनी नामक ग्रंथ, महाकाव्य, वह भारत के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी यूनिवर्सिटियों में जब से 1936 में लिखी गई तब से लेकर अब तक लगातार वह पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। आप वाराणसी, बनारस के रहने वाले थे और महज 47 वर्ष की उम्र में ही आप इस धरती को छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने अनेक काव्यों में, चाहे वह आंसू है, चाहे झरना है, चाहे कामायनी है, उन सभी में आपने हमेशा भारत का वर्णन किया, अपने दुखों का वर्णन किया। आपके वे दुख वे भारत के लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के दुख रहे हैं। यहाँ पर भी आपने भारत का वर्णन किया, भारत के महिमा का वर्णन किया है। साथ में आपने यहाँ पर छायावाद के एक प्रमुख काव्य को प्रस्तुत किया है। छायावाद के आप युग प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे आज हम जानते हैं कि मोदी युग कहते हैं हम, वैसे ही एक युग था कवियों का जिसे हम छायावाद कहते हैं। 1920 से शुरू हुआ और 1936 तक रहा। इस युग में जो कविताएं लिखी गई वे छाया मात्र थी, अर्थात कहा किसी और को जाता था लेकिन वह होता किसी और के लिए था। यहाँ जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर भारत की महिमा का वर्णन करने की जरूरत कवि जयशंकर प्रसाद को क्यों पड़ी। भारत का बखान करने की जरूरत क्यों पड़ी, गुणगान क्यों किया जयशंकर प्रसाद ने। उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि यह कविता तब लिखी गई जब भारत देश हमारा गुलाम था। किसका गुलाम? अंग्रेजों का। उस समय हमारे देश के लोगों में निराशा, हताशा, असफलता, पराजय, यही भावनाएं थी। किसी के मन में स्वाधीनता की भावना नहीं थी। सभी को लगता था कि हमारा भारत देश यह कभी आजाद नहीं होगा। लोग डरपोक हो चुके थे, कायर हो चुके थे। लोगों के अंदर का साहस जो है वह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। ऐसे समय में लोगों को यह लगता था कि इन अंग्रेजों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गांधी जी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे लेकिन आम जनता अभी भी अपने आप को असफल मान रही थी। उनको लगता था कि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ब्रिटिश से आए हुए ये अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं, इनका सामना हम नहीं कर पाएंगे। इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराएं, इनकी बोली, इनकी भाषा, इनके तौर तरीके, इनके व्यवहार, सब कुछ श्रेष्ठ है, अच्छा है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं, हर एक चीज उनके मुकाबले बहुत पीछे है। ऐसे समय में भारत महिमा कविता के द्वारा जयशंकर प्रसाद हमारे भारत देश के लोगों को, यहाँ के रहवासियों को भारत की महिमा का वर्णन करते हैं, भारत का बखान करते हैं कि भारत देश हमारा कितना शक्तिशाली रहा, कितना महान रहा, हम कौन हैं। उस बात का वर्णन करने के लिए आपने कविता लिखी भारत महिमा।
पहले ही कहा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए प्रेम नहीं है, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर के समान है। भारतीयों में देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए, देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए, लोगों को अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए आपने भारत महिमा नामक कविता लिखी है। इसमें आपने जहां पे भारत की प्रकृति की श्रेष्ठता, साथ में ही भारत की महानता, यहाँ की प्राचीन संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के धर्म, यहाँ की नदियां, यहाँ की जलवायु का वर्णन किया। वहीं पर हमारी दानवीरता का, हमारी क्षमाशीलता का, हमारे देश के प्रकृति की विशालता का और हमारे यहाँ पर जन्म लिए महापुरुषों का भी आपने वर्णन किया है। क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आज आओ मिल विचारे ये समस्याएं सभी। इसी बात का वर्णन कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ करते हैं। वे यही बताना चाहते हैं कि अंग्रेज हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वे कारण भी बताते हैं कि क्यों नहीं है। हमारी प्रकृति श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ है, हमारी जलवायु श्रेष्ठ है, हमारे रीति रिवाज उनसे श्रेष्ठ हैं। हमारे सामने ये अंग्रेज टिक नहीं पाएंगे। इस तरह से कविता में प्रकृति के साथ में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं, इन सभी का वर्णन कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर किया है। चलिए भावार्थ हम लोग करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कठिन शब्द देखें। आंगन, आंगन का आप जानते हैं जिसे आप कहते हैं घर का खुला हुआ स्थान, खुली जगह, या उसे कुछ एक लोग बरामदा भी कहते हैं। किरण को रश्मि भी कहा जाता है, सूर्य से निकलने वाली किरणें। उपहार भेंट, उषा सवेरा सुबह प्रातः काल। अभिनंदन करना, सम्मान करना, स्वागत करना, बधाई देना। हीरक, हीरे से बना हुआ हार। अब यहाँ पे व्याकरण भी हम लोग देख लेते हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय स्वर संधि। हिम, म आया प्लस के पहले तो म प्लस अ, और इधर आ और आ स्वर है, इसलिए स्वर संधि। आगे देखते हैं। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत की प्रकृति का वर्णन करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे उत्तर की तरफ हमारे देश में हिमालय है, वह हमारे देश का मुकुट जैसा है। और अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो भारत देश का मैप है, आउटलाइन देखेंगे तो ऐसा लगेगा ऊपर हिमालय किसी की गर्दन है, सिर है, और नीचे की तरफ से आप जाएंगे कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल होते हुए आप पाएंगे जैसे वह एक गहना है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के एक आंगन के समान है। जैसे हिमालय कोई घर हो, उस घर का जो आंगन है वह हमारा देश है। कवि कहते हैं कि हमारा यह भारत देश हिमालय के आंगन के समान है, जहां पर, जिस आंगन में प्रातः काल होने पर, सुबह होने पर उषा अपनी किरणों को फैला देती है। वे किरणें भारत के लिए उपहार के समान लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार दे रही हैं, भेंट दे रही हैं। साथ में ही कवि कहते हैं कि
यह उपहार देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ऊषा हंस रही है, सवेरा हंस रहा है। हंसते हुए वह भारत देश का अभिनंदन कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, हमें जगा रहा है कि जागिए भारतीयों, सुबह हो चुकी है, प्रातः काल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे वह भारत भूमि का स्वागत कर रही है। साथ में ही रात के समय जो ओस की शबनम की बूंदें भारत भर में पड़ी हैं, छोटी छोटी ड्यू ड्रॉप्स आप कहते हैं, वह शबनम की बूंदें जो भारत की धरती पर पड़ी हैं, उनको देखकर ऐसा, जब सूर्य की किरणें उस बूंद पर, ओस की बूंद पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वह हीरों का कोई हार हो। हीरों का हार क्या है? धरती पर, भारत की भूमि पर पड़ी हुई ओस की बूंदें। कभी कहते हैं कि हमारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन सुबह के समय सवेरा होने पर उषा सूर्य की किरणों को भारत की भूमि पर फैला देती है। सूर्य की एक किरणें हमारे देश के लिए उपहार के समान है। उषा भारत देश का अभिनंदन भी करती हैं। साथ में ही भारत देश की भूमि पर जो रात भर में गिरी हुई ओस की बूंदें हैं, उनके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रश्न आपका बना कि उषा ने इस प्रकार भारत का अभिनंदन किया। 2 बॉक्स बन गए, एक बॉक्स में किरणों का उपहार देकर हीरों का हार पहना करके। क्लियर है? छोटा प्रश्न बना कि यह अभिनंदन कर रही थी उषा इस तरह भारत का अभिनंदन कर रही थी, हंसते हुए। इसे हिमालय का आंगन कहा गया भारत देश को। इसका उपहार दिया किरणों का, यह पहनाया, हीरक हार पहनाया। पद्यांश में आए हुए एक गहने का नाम हीरक हार। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। जगे हम, जगना, जाग जाना। जगे हम, जगाने विश्व। जगे हम, लगे जगाने विश्व। विश्व संसार। लोक में फैला फिर आलोक। लोक संसार, आलोक मतलब प्रकाश, ज्ञान। व्योमतम, व्योम आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज, पुंज मतलब समूह। आकाश मंडल में फैला हुआ अंधेरा, घना अंधेरा, आकाश में फैला घना अंधेरा। अब यहाँ आकाश नहीं आएगा, यहाँ पे व्योम की जगह धरती आ जाएगी। धरती पर फैला हुआ अज्ञान, अंधकार। नष्ट हुआ तब नष्ट मतलब समाप्त होना। अखिल अर्थात संपूर्ण। संस्कृति, संस्कृति अर्थात विश्व। हो उठी अशोक, अशोक बिना दुख के, बिना शोक के, बिना चिंता के। व्याकरण देख लें हम लोग। व्याकरण में यहां पर विश्व, विश्व में एक प्रत्यय लगाएं तो वैश्विक। लोक में एक प्रत्यय लगा तो लौकिक। आलोक में इत प्रत्यय लगा आलोकित। व्योम तम का संधि विग्रह करें, व्योम प्लस तम, तो यह व्यंजन संधि। व्यंजन कैसे हुआ? व्योम, प्लस के पहले म आया, म प्लस अ, और प्लस के बाद त आया, त प्लस अ, तपे हलन। तो यहाँ पे एक तरफ स्वर है, एक तरफ व्यंजन है, इस कारण से यहाँ पे व्यंजन संधि। इसी तरह से नष्ट, इसका विरुद्धार्थी हुआ निर्माण।
उसी तरह से यहां पे अशोक, इसका विरुद्धार्थी शब्द शोक, आया हुआ उपसर्ग अ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी यहां पे कहते हैं कि विश्व में सबसे पहले हमारे देश के लोग जगे, अर्थात सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश, शिक्षा का प्रकाश हमारे भारत देश में हुआ। सबसे पहले शिक्षित होने वाले कौन? हम भारतीय। लगे जगाने विश्व। और जब हम शिक्षित हो गए, जब हम पढ़ लिख लिए, हम जागृत हो गए, तो फिर पूरे विश्व में हमने शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। अर्थात पूरी शिक्षा में, पूरे विश्व में शिक्षा को किसने फैलाया? भारत ने। आज नहीं, आज से 7000 वर्ष पहले ही ऋग्वेद की रचना की गई। लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब भारत में ग्रंथ लिखे जा चुके थे। कभी कहते हैं जगे हम, लगे जगाने विश्व। सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में सबसे पहले भारतीय जगे, अर्थात सबसे पहले ज्ञान का प्रचार प्रसार, सबसे पहले शिक्षा का जागरण भारत देश में हुआ। उसके बाद भारतीयों ने पूरे विश्व को जगाया, अर्थात पूरे विश्व के लोगों को शिक्षित किया, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। लोक में फैला फिर आलोक। जब हमने लोगों को जगाया, हमने ज्ञान दिया, तब जाकर पूरे विश्व का अज्ञान दूर हुआ, पूरे विश्व में प्रकाश फैला, ज्ञान का प्रकाश फैला। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। कभी कहते हैं जो अंधकार का, अज्ञान का अंधकार, अशिक्षा का अंधकार पूरी धरती पर, पूरे विश्व में फैला हुआ था, जब हमने वहां पर ज्ञान का आलोक फैलाया, प्रकाश फैलाया, तब वह अज्ञान पूरी तरह से, अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। नष्ट होना, समाप्त होना। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अज्ञान के कारण, अशिक्षा के कारण, ज्ञान न होने के कारण जो पूरे विश्व में दुख और शोक की भावना फैली हुई थी, चिंता की भावना फैली हुई थी, वह शोक और चिंता की भावना ज्ञान का प्रकाश फैलने पर, अंधकार का, अज्ञान का अंधकार दूर होने पर वह पूरा नष्ट हो गया। क्लियर होगा? तो कवि ने यहाँ पे भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे पहले हम शिक्षित हुए, उसके बाद हमने पूरे विश्व को शिक्षित किया, पूरे विश्व में शिक्षा फैलाने का कार्य हमने किया। इसीलिए हम पहले विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे। उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला, और उस ज्ञान के प्रकाश के फैलने के कारण पूरे विश्व में जो अज्ञान का अंधकार फैला था वह समाप्त हो गया, और धीरे धीरे करके धरती पर अज्ञान के कारण जो शोक की, दुख की भावना थी वह नष्ट हो गई, और पूरा विश्व वह दुख और शोक से दूर हो गया। दुख और शोक उसके मन से चला गया। अगली पंक्ति में चलते हैं। विमल, विमल, वी उपसर्ग है यहाँ पर, आप जानते होंगे, वी उपसर्ग है। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ। निर्मल, जिसमें गंदगी न हो। वाणी ने वीणा ली। वाणी, वाणी मतलब स्वर, और यहाँ वाणी शब्द आया है किसके लिए? जो हमारी आवाज है, माँ सरस्वती के लिए, देवी सरस्वती के लिए, जिनके हाथों में वीणा होती है, तो स्वर की देवी मानी जाती हैं माँ सरस्वती, उनके लिए यह वाणी शब्द आया हुआ है। वीणा ली, वीणा आप जानते हैं एक वाद्य यंत्र है, माँ सरस्वती के हाथों में रहता है। कमल, कोमल, कमल आप जानते हैं एक फूल का नाम है। कोमल, कोमल है अर्थात मुलायम। कर, कर मतलब हाथ में। सप्रीत, प्रीत मतलब प्रेम से, सप्रीत बहुत प्रेम से। स उपसर्ग है यहाँ पे, स यहाँ पर उपसर्ग है। सप्त
स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। सप्त स्वर, सप्त सात स्वर आवाज, जिसे आप जानते हैं सारे गामा प धनी संगीत में होता है। तो यहाँ पे संधि विग्रह हो गया, सप्त प्लस स्वर, तो सप्त त प्लस अ, स्व आधा स हुआ, तो यहाँ पे व्यंजन संधि। सप्त सिंधु, सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब होता है यहाँ पे सागर, जिसे आप जानते भी हैं और उसे आप हमेशा ओशिन के नाम से जानते हैं। सिंधु मतलब ओशिन, सात स्वर होते हैं, सात समुद्र होते हैं। छिड़ातम मधुर श्याम संगीत, मधुर, मधुर मतलब मीठा, छिड़ना कहते हैं बांसुरी की तान छिड़ी है, संगीत छिड़ा हुआ, युद्ध छिड़ा होना यानी फैलना। साम वेद, चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। उन्हीं में सामवेद जो है वह संगीत का, गीत का, नृत्य का वेद है। संगीत से आप परिचित हैं, आपका फेवरेट। कवि यहाँ पे बताते हैं, मैंने व्याकरण तो यहाँ बता ही दिया आपको, विमल में वी उपसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पे सप्रीत में स यहाँ उपसर्ग लगा है। सप्त स्वर में सप्त प्लस स्वर व्यंजन संधि, सप्त सिंधु, सप्त प्लस सिंधु व्यंजन संधि। यहाँ पर मधुर, मधुर में अगर इसके विरुद्धार्थी में जाए तो मधुर का विरुद्धार्थी कड़वा हुआ करता है। कवि जयशंकर प्रसाद भारत की विश्व को देन, भारत ने विश्व को क्या दिया उसके बारे में लोग कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कहते हैं कि वाणी की देवी मां सरस्वती जी ने, यही वह देश है भारत भूमि जहां पर अपने हाथों में वीणा ली। कमल कोमल कर में सप्रीत, और कैसे लिया उन्होंने, अपने कमल के समान कोमल हाथों में प्रेम से मां सरस्वती ने वीणा उठाया। वह वीणा किस देश में उठाया गया, लिया गया, भारत भूमि में। फिर से देखें, कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि वाणी की देवी, ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी, वीणा पाणी भी उन्हें कहते हैं। वीणा पाणी मतलब वीणा को लेने वाली मां सरस्वती जी ने इसी देश की भूमि के ऊपर प्रेम के साथ अपने कमल समान कोमल हाथों में वीणा उठाई थी। आगे बढ़े, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, और जब उन्होंने वीणा पर अपनी उंगलियां घुमाई तब उनकी कोमल उंगलियों के कारण उस वीणा में जो झंकार हुई उससे संगीत के सातों स्वर बने। सप्त सिंधु में उठे और वह सातों स्वर इस भारत भूमि में पैदा हुए और देखते देखते वो सातों समुद्रों तक फैल गए। छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत, धीरे धीरे करके यह मोहक आवाज, मधुर आवाज जो है यह विश्व में फैल गई। इस मधुर आवाज का जन्म, मधुर संगीत का जन्म भारत में हुआ और सामवेद जो संगीत का प्रमुख केंद्र है उसकी रचना भी भारत देश में की गई। आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहला पैराग्राफ यहां तक आपका हुआ। किसी को कुछ डाउट रहे तो वह जरूर पूछेगा।